हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट से। तो आज हम करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज़ ऑफ फैक्ट्री एक्ट। इसमें आपके एग्ज़ाम्स कवर होंगे आरआरबी वेलफेयर एंड स्टाफ इंस्पेक्टर, एपीएफसी, एएलसी कोड 55, बीबीए, एमबीए, पीएसयू, यूपीएससी, ईपीएफओ, एओ, ईओ एंड मैनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा क्योंकि मैंने इसमें ये लेक्चर्स सेक्शंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया है, क्योंकि अब मोस्टली सेक्शंस पूछे जाने लगे हैं। तो इसमें मैं आपको सेक्शंस कवर करवाऊंगी और पहले मैं आपको ये पूरा पीडीएफ गो थ्रू करवा देती हूँ कि मैं किस टाइप के क्वेश्चंस लाई हूँ। ठीक है, फिर आप इस लेक्चर को देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो। एंड डेफिनेटली मैं हर सेक्शंस इसमें कवर करवाऊंगी और आपको अगर एक एमसीक्यू में 4 सेक्शन आते हैं तो मैं चारों ही आपको बताऊंगी कि किस सेक्शंस का क्या मीनिंग है। तो पहले मैं आपको ये इस पीडीएफ से गो थ्रू करवा देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, ये सब आप देख लो। देखो, सेक्शंस मैंने इसमें पूछे हैं मोस्टली, ठीक है। और इसमें टोटल ओवरऑल 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन से अगर आप सेक्शंस भी करते हो तो आपके 200 क्वेश्चंस तो वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, तो 4 सेक्शन हो गए, तो 200 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही प्रिपेयर हो गए। और फैक्ट्री एक्ट बहुत ही बड़ा एक्ट है, जो है तो ईजी, लेकिन इसमें सेक्शंस याद करने होते हैं। तो मैं ट्राई करूँगी आपको ईजी से ईजी वे में सेक्शंस याद करवा सकूँ, सब कुछ बता सकूँ, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स में, ताकि अदर्स पर्सन के लिए भी हेल्पफुल हो जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर न्यू हैं। और अगर मुझे इस लेक्चर पे रिस्पांस अच्छा मिलता है तो मैं और भी लेक्चर लेके आऊँगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन, और जैसे भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। किस चैप्टर में क्या क्या प्रोविज़न है, कितने चैप्टर हैं, क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको ये बताऊंगी। आप पीडीएफ तो देख ही रहे हो, इसको बनाने में मुझे पूरा 1 दिन लग गया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अब हम देर नहीं करते, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा एक्ट नंबर कौन सा है, फैक्ट्री एक्ट। ये हमारा एक्ट नंबर है 63। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बीच बीच में देती रहूँगी। इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल चैप्टर है इसमें 11, और इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं, टोटल सेक्शन इसमें 120, ठीक है। ये तो हो गई आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि इसमें एक्ट नंबर 63 है, टोटल चैप्टर 11 है और टोटल सेक्शन 120 है। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाइज, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी तो आप उनके जवाब भी मुझे देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सुटेबल गॉगल्स shall be provided for the protection of person employee factor is discussed in the section। ये कह रहा है कि जब हमें चश्मे की बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन, तो वो किस सेक्शन में की गई है। तो इनमें से कोई एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कहा गया है कि हम अपने फैक्ट्री में एम्प्लॉय जो होते हैं उनको गॉगल्स देंगे, ठीक है। तो वो किस सेक्शन में कहा गया है। अब इसमें 4 सेक्शन दिए हुए हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। सेक्शन 36, सेक्शन 36 में क्या कहा गया है। सेक्शन 36 में बोला गया है, सेक्शन 36 में आपका बोला गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मैं आपको एक एक सेक्शन बताऊंगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स एंड गैसेस, ठीक है। फ्यूम और गैसेस का किस में कहा गया है, सेक्शन 36 में। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 39। सेक्शन 39 में क्या बोला गया है। सेक्शन 39 में बोला गया है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट, कि मशीन के जो डिफेक्टिव पार्ट है उसका स्पेसिफिकेशन बताना, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स, ठीक है। सेक्शन 39 में ये बोला गया है। और
तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है। अब बचता है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन सी सेक्शन 40 में किसके बारे में कहा गया है? इस सेक्शन 40 में कहा गया है सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी, सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी, ठीक है, सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी सेक्शन 40 में कहा गया है। सेक्शन 35, तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा सेक्शन 35। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, इसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ आइज़, ठीक है। मैंने ये आपको चारों सेक्शन बता दिए कि चारों सेक्शन में किस सेक्शन में क्या क्या कहा गया है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन से एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका पूरा लेक्चर कवर होगा। अब आपको मुझे बताना है कि इसका फैक्ट्री एक्ट का एनेक्टमेंट कब हुआ था? फैक्ट्री एक्ट का एनेक्टमेंट कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और ये इन्फोर्स में कब आया था, ठीक है। जिस डेट पे फैक्ट्री एक्ट इन्फोर्स में आया था उसी डेट पे एक अदर एक्ट भी इन्फोर्स में आया था, लेकिन ईयर अलग है, वो भी आपको मेंशन करना है। चलो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सेक्शन 2N ऑफ द फैक्ट्री 1948 डिफाइन। फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 2N क्या डिफाइन करता है? तो ये डिफाइन करता है आपका ऑक्यूपायर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर कौन होता है? ऑक्यूपायर होता है हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स, वो आपका ऑक्यूपायर कहलाएगा, ठीक है। मतलब जिसका फैक्ट्री पे कंट्रोल है वो ऑक्यूपायर होता है। ऑक्यूपायर आता है सेक्शन 2N में, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वर्कर इज डिफाइन इन विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट के किस सेक्शन में वर्कर को डिफाइन किया गया है? तो देखो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, सेक्शन 2M। सेक्शन 2M में डिफाइन किया गया है फैक्ट्री को, ठीक है। सेक्शन 2M में किसको डिफाइन किया गया है? फैक्ट्री को डिफाइन किया गया है, फैक्ट्री को 2N में। 2P में प्रिस्क्राइब को डिफाइन किया गया है। आप प्रिस्क्राइब कैसे याद कर सकते हो? P में आगे P, प्रिस्क्राइब में आगे P है तो 2P हो गया प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए 2L। और वर्कर को किस में डिफाइन किया गया है? वर्कर को डिफाइन किया गया है 2L में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2L। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 2J ऑफ द एक्ट डिफाइन विच टर्म। सेक्शन 2J क्या टर्म डिफाइन करता है हमारी, ठीक है। मशीनरी, ट्रांसमिशन मशीनरी, प्राइम मूवर या नन ऑफ दीज, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि सेक्शन 2J किसको डिफाइन करता है। तो सेक्शन 2J डिफाइन करता है हमारा ट्रांसमिशन मशीनरी को। ट्रांसमिशन मशीनरी क्या होती है? ट्रांसमिशन मशीनरी में आते हैं जैसे आपका हो गया शाफ्ट हो गया, व्हील हो गया, ठीक है, शाफ्ट, व्हील, ड्रम, है ना, पुली, ये ठीक है, ड्रम, पुली और आपका ड्राइविंग बेल्ट, ये सब आते हैं ट्रांसमिशन मशीनरी में, ठीक है, ड्राइविंग बेल्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमिशन मशीनरी, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन 2B ऑफ द फैक्ट्री एक्ट डिफाइन। सेक्शन 2B में फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 2CB क्या डिफाइन करता है? तो चाइल्ड लेबर तो इसमें डिफाइन नहीं करता, लेबर भी नहीं आता, प्रोसेस भी नहीं आता, इसमें आता है हजार्डस प्रोसेस। हजार्डस प्रोसेस क्या होता है एक तो आपको ये बताना है, और मैं आपको बता देती हूँ हजार्डस प्रोसेस को फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है हजार्डस प्रोसेस को। और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है वो हजार्डस प्रोसेस को
अमेंड कर सकती है, ठीक है, मॉडिफाई कर सकती है, अमेंड कर सकती है। कौन कर सकती है हजार्डेड प्रोसेस को? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। और इसका सेक्शन क्या होता है हजार्डेड प्रोसेस का? 2CB, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, स्पीक्स अबाउट। फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 10 किसके बारे में बताता है? तो देखो, सर्टिफाइंग डॉक्टर तो कुछ होता ही नहीं है ना, सर्टिफाइड एम्प्लॉयज़ भी कुछ नहीं होता और एम्प्लॉयर एग्जामिनर भी कुछ नहीं होता। तो इसका आंसर होगा सर्टिफाइड सर्जन। सर्टिफाइड सर्जन इसका आंसर है, ठीक है। और ये किस में आता है? सेक्शन 10 में। सर्टिफाइड सर्जन का काम क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जर्नल ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर आर मेंशन इन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट। हमारे एक्ट में एक तो जर्नल ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, जर्नल ड्यूटी होती है सेक्शन 7 में। अब सेक्शन 7 के ABCD किस में होती है ये आपको बतानी है। और एक जर्नल ड्यूटी, और एक तो जर्नल ड्यूटी हो गई और दूसरी होती है मैन्युफैक्चरर ड्यूटी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। आपको मैन्युफैक्चरर ड्यूटी और जर्नल ड्यूटी में डिफरेंस बताना है। इसका सेक्शन मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। सेक्शन 7D हमारा फैक्ट्री एक्ट में नहीं है, 7C भी हमारा फैक्ट्री एक्ट में नहीं है। अब बचता है सेक्शन 7B और 7A। इसमें से एक तो है जर्नल ड्यूटी, ठीक है, जनरल ड्यूटी ऑफ ऑक्यूपायर, और एक है मैन्युफैक्चरर ड्यूटी, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ड्यूटी। तो ड्यूटीज ऑफ मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब हमारा 7B किस में आता है? 7B हमारा आता है ड्यूटीज ऑफ मैन्युफैक्चरर में। और सेक्शन 7A में आता है जर्नल ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर की जर्नल ड्यूटीज़ क्या होती है? ऑक्यूपायर क्या करता है, वो एम्प्लॉय के फैक्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनके मैटर देखता है हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर से रिलेटेड। कौन कौन से मैटर देखता है ऑक्यूपायर जनरल ड्यूटी में? हेल्थ देखता है, ठीक है, वेलफेयर देखता है और सेफ्टी के मैटर देखता है। आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कोई क्वेश्चन मैंने गलत करवा दिया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और जहाँ तक अगर आपको क्रॉस चेक भी करना है तो आप बेयर ऐप से क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। सेक्शन 2C ऑफ द एक्ट डिफाइन। फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 2C क्या डिफाइन करता है? चाइल्ड, कॉम्पिटेंट पर्सन, एडोल्सेंट, नन ऑफ दीज। अब आपको मुझे ना सबके सेक्शंस बताने हैं, चाइल्ड का, कॉम्पिटेंट पर्सन का और एडोल्सेंस का। देखो, सेक्शन 2C किसको डिफाइन करता है? सेक्शन 2 डिफाइन करता है चाइल्ड को। अब देखो, C से चाइल्ड, चाइल्ड में C आगे है तो इसका सेक्शन हो गया 2C, चाइल्ड का सेक्शन हो गया 2C, ठीक है। अब कॉम्पिटेंट पर्सन का सेक्शन क्या होता है? कॉम्पिटेंट पर्सन का होता है सेक्शन 2CA, ठीक है। एडोल्सेंट का सेक्शन क्या होता है? सेक्शन 2B, ठीक है। एंड तो इसका हमारा आंसर आपको मैंने बता दिया, इसका आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर A। अब चाइल्ड में एज कितनी आती है? चाइल्ड में एज चाइल्ड कौन कहलाता है? जो नॉट कंप्लीटेड चाइल्ड कौन कहलाता है? नॉट कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ हिज एज, 15 ईयर ऑफ हिज एज, वो चाइल्ड कहलाता है, ठीक है। अब आपको मुझे ये कमेंट करना है कि एडोल्सेंट्स किस में आता है। मतलब सेक्शन तो मैंने आपको बता दिया है 2B में आता है एडोल्सेंट्स, लेकिन एडोल्सेंट्स में जैसे इसमें 15 साल है, एडोल्सेंट्स में क्या एज आती है तो ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आपके लिए यूज़फुल होगा अगर कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, नहीं करोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। ये सब मैं आपको करने के लिए इसलिए कह रही हूँ ताकि आपका ही रिविजन हो और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन हो। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म अडल्ट इज डिफाइंड इन द सेक्शन। अडल्ट की फैक्ट्री एक्ट में अडल्ट किस सेक्शन में आता है? अब देखो, ये सेक्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2A, इसका आंसर है अडल्ट, ठीक है। पहला ही इसका ऑप्शन है अडल्ट। 2AD कुछ है नहीं, 2AA भी इसका आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब अडल्ट की एज आपको बतानी है। आपको
बतानी है, मैंने आपसे पूछा, एक तो आपको अडल्ट की एज बतानी है, कमेंट बॉक्स में अडल्ट की एज क्या है, ठीक है। दूसरा आपको बतानी है एडोलसेंट्स की, एडोलसेंट की एज क्या है। तीसरा आपको बतानी है चाइल्ड की एज क्या है। चौथा आपको बतानी है यंग पर्सन, ठीक है। इन चारों की एज आपको मेंशन करनी है, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट में इन चारों की एज में कन्फ्यूजन की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म इंस्पेक्टर इज डिस्कस इन विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। इंस्पेक्टर फैक्ट्री एक्ट के किस सेक्शन में डिफाइन की गई है? सेक्शन 7, 8, 9, 10। तो आपको ये सारे सेक्शन पता होने चाहिए। सेक्शन 7 अभी मैंने ऊपर कवर किया है, आपको कमेंट करना है मैंने अभी क्या बताया था। सेक्शन 7A और 7B मैंने आपको बताया था और अभी डिफरेंस भी बताया है, तो ये आपको कमेंट करना है। अब बचता है 8, 9, 10। तो अब मैं देखो आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आप ऐसे लिख लो 8, 9, 10, ठीक है। 8 के नीचे लिखो आप IPC। आपने IPC लिख लिया तो सेक्शन 8 तो हो गया हमारा इंस्पेक्टर, सेक्शन 9 हो गया इंस्पेक्टर की पावर, और सेक्शन 10 हो गया सर्टिफाइंग सर्जन। तो ये एक ट्रिक है, IPC 8, 9, 10 आप लिख लो। तो अब इसका आंसर क्या होगा? अब तो आप बता ही सकते हो ना, अब मैंने इतने इजी तरीके से बता दिया। तो इसका आंसर होगा सेक्शन 8। ट्रिक मैंने बताई है आपको, IPC, इस ये है आपका इंस्पेक्टर, I से इंस्पेक्टर, P से पावर इंस्पेक्टर की, C से सर्टिफाइंग सर्जन, ठीक है, सर्टिफाइंग सर्जन। और यहाँ पे आप लिख लो 8, 9, 10। तो 8 में आ गया इंस्पेक्टर, 9 में आ गया इंस्पेक्टर की पावर, 10 में आ गया सर्टिफाइंग सर्जन। देखो इतने इजी तरीके से और इतनी अच्छी ट्रिक से मैं आपको बता रही हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। क्योंकि इतने इजी वे तरीके से अभी तक तो मुझे नहीं लगता किसी ने करवाया होगा, सब लाते हैं क्वेश्चन टिक मार के चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पावर ऑफ इंस्पेक्टर आर डिस्कस्ड। अब तो आप बता ही सकते हो, IPC, ठीक है, 8, 9, 10, यही बताया ना मैंने। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, कोई आंसर नहीं है इसका, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सेक्शन नंबर 41G किसके बारे में बताता है? फैक्ट्री एक्ट का, ठीक है। तो ये बताता है आपका 41G, सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्कर पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द पावर और एग्जम्प्ट एनी फैक्ट्री ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी इज गिवन इन विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। जब हमारी इमरजेंसी सेक्शन, जब क्या होता है, पावर ऑफ एग्जम्प्ट किसी फैक्ट्री का, ठीक है, इमरजेंसी सेक्शन में, पब्लिक इमरजेंसी में किस सेक्शन के फैक्ट्री एक्ट में दिया गया है, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट के किस सेक्शन में दिया गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 3, 4, 5, 6 किस किस में आते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ, यहाँ पे सीरियल वाइज 3, 4, 5 और ये 6। अभी चारों के सेक्शन में आपको बताती हूँ। सेक्शन 3 में बताया गया है हमारा रेफरेंस ऑफ डे, ठीक है, रेफरेंस ऑफ ए डे। सेक्शन 3 हमारा रेफरेंस ऑफ ए डे बताया गया है, तो सेक्शन 3 तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। सेक्शन 4 में बताया गया है कि जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट को सेपरेट फैक्ट्री कंसीडर करना, टू कंसीडर ए सेपरेट फैक्ट्री। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आएगा नहीं पूरा, टू कंसीडर सेपरेट फैक्ट्री। तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा, C भी गया। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 5। तो सेक्शन नंबर 5 ही हमारा इसका आंसर है, जो कहता है पावर ऑफ एग्जम्प्ट, मतलब एग्जम्प्ट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। तो सेक्शन 5 इसका आंसर है। और सेक्शन 6 में क्या आता है? सेक्शन 6 में आता है लाइसेंस अप्रूवल, ठीक है, अप्रूवल ऑफ लाइसेंस अप्रूवल। तो देखो मैंने आपको चारों सेक्शन क्लियर कर दिए हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, सेक्शन 2K ऑफ द फैक्ट्री एक्ट सेज अबाउट। सेक्शन 2K फैक्ट्री एक्ट में क्या कहता है? मैन्युफैक्चरिंग बताता है, फैक्ट्री बताता है, मैन्युफैक्चरिंग बताता है, फैक्ट्री बताता है, वर्कर बताता है, नन ऑफ दीज बताता है। देखो वर्कर का सेक्शन मैंने आपको भी ऊपर बताया था, तो वर्कर का सेक्शन तो होता है 2L, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था। इसी तरह मैं आपको सेक्शन याद करवा दूंगी, तो ये तो आंसर है नहीं, ठीक है। अब बचता है फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो फैक्ट्री का सेक्शन होता है 2M। कुछ सेक्शन तो देखो आपको याद करने पड़ेंगे, सब में ट्रिक नहीं लगा सकते। तो फैक्ट्री भी नहीं है, वर्कर भी नहीं है। अब बचता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही आता है सेक्शन 2K में, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आप कमेंट करके बताना आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या ख़राब लग रहे हैं, जो भी हो आप मुझे बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं इसको इम्पोर्टेंट कंसीडर करूँगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं कंसीडर कर रही हूँ इम्पोर्टेंट। रीज़न है इसके पीछे, इसमें सेफ्टी कमेटी है, तो मैं आपको बताऊँगी कि सेफ्टी कमेटी कैसे बनती है, सेक्रेटरी कौन होता है, ये मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो वेयर डैश और मोर वर्कर आर एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री। कितने एम्प्लॉय होते हैं फैक्ट्री में, कितने एम्प्लॉय होते हैं जिससे कि सेफ्टी कमेटी बनती है फैक्ट्री में? 100 और मोर, 150 और मोर, ठीक है, 200 और मोर और 250 और मोर। तो पहले तो इसका आंसर है डी, 250 और मोर वर्कर होते हैं तो हमारी सेफ्टी कमेटी बनती है। अब सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है ये पूछा जाता है। सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन होता है, सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? वो होते हैं हमारे सीनियर ऑफिशियल, ठीक है। सीनियर ऑफिशियल हमारे सेफ्टी कमेटी के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव सेफ्टी कमेटी के, वो कहाँ कहाँ से आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। वो आते हैं प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से एंड परचेज डिपार्टमेंट से, ठीक है। ये भी मैंने आपको एक पॉइंट इसमें देखो, मैंने कितने कितने क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन के थ्रू करवा रही हूँ। और इनकी मीटिंग कितनी होती है, इनकी मीटिंग कब कब होती है? तो इनकी मीटिंग होती है वंस इन एवरी क्वार्टर, ठीक है। वंस इन एवरी क्वार्टर इनकी मीटिंग होती है। आ गया समझ में? मैंने आपको क्या क्या बताया इसमें? एक तो मैंने आपको बताया सीनियर ऑफिशियल कौन होता है, चेयरमैन होता है, ठीक है। और सेफ्टी ऑफिसर इसमें क्या कहलाएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेफ्टी ऑफिसर, जो हमारा सेफ्टी ऑफिसर होता है ना, वो इस कमेटी का सेक्रेटरी होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पेड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। अगर आप पेड वाला सब्जेक्ट भी लोगे, कोर्स से लोगे, तब भी इतना क्लियर आपको कोई नहीं बताएगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेट हो। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं सारे लेक्चर ही इसी तरीके से बनाऊंगी कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अदरवाइज़ मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा इस लेक्चर को बनाने का। कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि फैक्ट्री एक्ट के MCQs आप सेक्शन के वाइज करवा दो, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते पेड कोर्स, इसलिए मैं इतनी डीपली ये लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर मैंने इसका आपको बता दिया 250, और बाकी मैंने सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, सेक्रेटरी कौन होता है, टेन्योर और रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है इसमें, और इसमें मीटिंग कब कब होती है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। ये लेक्चर लंबा हो रहा है, इसे यहीं तक करना है या पूरा मैं आपको कंटिन्यू कराऊँ? मैं पूरा ही कंटिन्यू करवा देती हूँ, ताकि एक ही वीडियो में आपको पूरा लेक्चर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 60, टू क्लोज डाउन ए फैक्ट्री द ऑक्यूपायर हैज़ टू गिव डैश नोटिस टू द अथॉरिटी। एक ऑक्यूपायर है, उसे अपनी फैक्ट्री क्लोज करनी है, तो वो कितने दिन पहले अथॉरिटी को नोटिस देगा कि मैं फैक्ट्री क्लोज करने वाला हूँ? तो देखो ये क्वेश्चन तो याद करने वाले, इसमें तो मैं कोई ट्रिक नहीं बता सकती। इसका आंसर है 60 डेज़, मतलब 2 महीने का टाइम तो लेगा ना। तो इसमें आप ये सोच सकते हो
कि अगर आपको नई जॉब ढूंढनी है तो कम से कम 2 महीने तो लगेंगे ना। तो ऑक्यूपायर आपको टाइम दे रहा है कि जा 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ, तो अपनी जॉब ढूंढ ले, नहीं तो मैं फैक्ट्री 2 महीने में बंद कर दूंगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अंडर द सेक्शन 41A, मैंने आपको एक सेक्शन बताया था 41G, ऊपर के ही क्वेश्चन में बताया था। ये किससे डील करता है ये आपको मेरे को कमेंट में मेंशन करना है। देखो, अगर आप कमेंट करोगे ना, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम सेक्शन 40A। अंडर द सेक्शन 41A ऑफ द फैक्ट्री एक्ट, द साइड अप्रेजल कमेटी shall be constituted once in year अंडर द चेयरमैनशिप और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री। अब देखो, उसमें 2 क्वेश्चन बन गए। एक तो हमारी साइट अप्रेजल, ये जो कमेटी है साइट अप्रेजल कमेटी किसके अंडर बनती है? चेयरमैनशिप के अंदर बनती है, और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। अब एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने साल में एक बार बनती है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बन गए ना इस क्वेश्चन से हमारे। तो ये हमारी बनती है वंस इन 5 ईयर। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं कंसिडर करूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये फैक्ट्री एक्ट के बेयर एक्ट में भी नहीं दिया हुआ है, ये मैं आपको करवा रही हूँ। और ये सब चीज़ें मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वर्क करती थी एज ए HR, तब मेरे को ये सारी चीज़ें करनी होती थी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। ठीक है, ये बेयर एक्ट में आप ढूंढ लेना, ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18। अब ये देखो, क्वेश्चन नंबर 18, द रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर ए लाइसेंस सबमिटेड बाय ए फैक्ट्री आफ्टर 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर शेल पे द फाइन अमाउंट। हमें ना एक फैक्ट्री को रन करने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो हर साल एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो उसको रिन्यू कराने के लिए रिन्यू करवाना होता है हमें अथॉरिटी से। तो हमें लाइसेंस फ़ी का कितना अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है इसका क्वेश्चन। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, नहीं तो मैं बताती हूँ। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। नहीं पता, मैं बताती हूँ। इसका आंसर है बी, 20% ऑफ द लाइसेंस फ़ी। अब देखो, उसमें 2 क्वेश्चन बन गए। एक तो आपको 20% लाइसेंस फ़ी देनी होती है रिन्यूअल के लिए, और एक ये क्वेश्चन आ गया कि आप अपनी मतलब रिपोर्ट कब सबमिट करते हो, सबमिशन कब होता है? तो ये होता है 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। आफ्टर मतलब 31 दिसंबर के बाद हर ईयर सबमिशन होता है। ठीक है, सबमिट होती है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19। सॉरी, मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, बियर कर लेता हूँ। ए वीकली हॉलीडे वाज इंट्रोड्यूस इन द फैक्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर। फैक्ट्री में फर्स्ट टाइम इन ईयर फैक्ट्री में एक वीकली हॉलीडे इंक्लूड किया गया था। वो कब किया गया था? 1948 में, 31 में, 1826 में, 1891 में। तो ये किया गया था 1891 में किया गया था। क्या किया गया था? जो एडल्ट मैन है ना, एडल्ट मैन के लिए एक वीकली हॉलीडे किया गया था। वीकली हॉलीडे दिया गया था एडल्ट मैन को, वीकली हॉलीडे एडल्ट मैन को दिया गया था, और हाफ एन आवर का रेस्ट। ठीक है, तो ये 1891 में दिया गया था। देखो, फैक्ट्री एक्ट में कई सारे अमेंडमेंट हुए थे। ठीक है, और फैक्ट्री एक्ट में कई सारे फैक्ट्री एक्ट भी आए थे। इसमें जैसे आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में आया था। ठीक है, फिर आपका सेकंड फैक्ट्री एक्ट भी आता है। सेकंड फैक्ट्री एक्ट 10 साल बाद आया, 1891 में आया। मैं इस वाले पेन से लिखती हूँ। पहला आया 1881 में, फिर आया 1891 में, फिर आपका आया 1911 में। ठीक है, फिर उसके बाद आया आपका 1922 में। ये सारे फैक्ट्री एक्ट आए थे। ठीक है, अमेंडमेंट हो के। फिर 1922 के बाद आपका आया 1934 में। 1934 के बाद आपका
आपके अमेंडमेंट स्टार्ट हो गए थे, और जो अमेंडमेंट हुए थे वो हुए थे, ठीक है, छोटे छोटे अमेंडमेंट हुए थे। 1935 में हुआ, फिर 1940 में भी हुआ, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 1941 में भी हुआ, फिर 45 में हुआ, फिर 46 में हुआ, फिर 54 में हुआ, ठीक है। तो और 46 के बाद सॉरी 47 में भी हुआ था, मैं भूल गई, 54 में भी हुआ था। फिर उसके बाद आपका जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में भी हुआ था, 1987 में भी हुआ, 2014 में भी हुआ, और फिर 2016 में भी हुआ। तो इतने सारे अमेंडमेंट ये फैक्ट्री एक्ट में हुए थे। अगर आप चाहते हो कि मैं इन्हीं सब के अमेंडमेंट लेके आऊँ, मतलब कि 1881 में क्या आया, 91 में क्या आया, 1911 में क्या आया, 22 में, 34 में, 35 में, 40 में, इन सब में मतलब क्या क्या आया, तो आपको ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। और एग्ज़ाम टाइम, जैसे ही आपका एग्ज़ाम का टाइम आएगा, मैं आपके लिए ये सारे ये पूरा एक लेक्चर लेके आऊँगी। ये 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर बनेगा, और उसमें मैं आपको बताऊँगी क्या क्या प्रोविज़न आए थे, ठीक है। क्योंकि मैं भी मेहनत जब भी करूँगी जब आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा, अदरवाइज़ मेरा मेहनत करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ए जनरल मैनेजर ऑफ ए फैक्ट्री कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंस्पेक्टर। क्या जनरल मैनेजर को फैक्ट्री का इंस्पेक्टर बनाया जा सकता है? ट्रू और फॉल्स, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दिस। तो देखो, इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है ये आपको बताना है। इंस्पेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है या स्टेट गवर्नमेंट, कमेंट में मेंशन करना, ठीक है। और इसका आंसर है फॉल्स। जनरल मैनेजर को इंस्पेक्टर नहीं बना सकते, उसको बना देंगे वो तो अपने हिसाब से चलाएगा फिर फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 21, A premises include precinct thereof is a factory within the meaning of Factory Act 1948, wherein a manufacturing process is being carried on without the aid of power and where the number of worker working is। ये कह रहा है कि यहाँ पर विदाउट एड ऑफ पावर वर्क होता है जहाँ फैक्ट्री में, तो वहाँ पे कितने एम्प्लॉय चाहिए होते हैं? 10, 20, 15 और 50। तो इसका आंसर तो आप भी बता सकते हो, बहुत ईजी है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। इसका आंसर मैं नहीं बता रही। चलो क्वेश्चन नंबर 22 को मैं कंसिडर करूँगी इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लेना अगर आपको लगता है या नहीं। द फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग मोर देन 1000 वर्कर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर प्लान फॉर अप्रूवल। जिस फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा वर्कर होते हैं उनको एक प्लान सबमिट करना होता है अप्रूवल के लिए, तो वो किसको सबमिट किया जाता है? ये प्लान मैंने सबमिट किया था अपनी मेरी फैक्ट्री में तकरीबन 2000 एम्प्लॉय थे एक ब्रांच में, तब मैंने ये सबमिट किया था क्योंकि 1000 से ऊपर हो चुके थे। उसके बाद इमीडिएटली मैं सबमिट करने गई थी ये। तो 22 का आंसर आपको ये बताना है कि किसको सबमिट करते हैं। तो ये हम करते हैं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं फैक्ट्री एक्ट में वो क्वेश्चन भी ला रही हूँ जो बेयर एक्ट में नहीं है। ये क्वेश्चन मैं अपने एक्सपीरियंस से ला रही हूँ क्योंकि मैंने काम किया है, तो मुझे पता है कौन कौन से रिटर्न कब जाते हैं, क्या सबमिट होता है, क्या सबमिट नहीं होता, ईच एंड एवरीथिंग आई नो। तो मुझे लगा कि अब एग्ज़ाम में आउट ऑफ सिलेबस भी पूछा जा रहा है, आउट ऑफ बॉक्स भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊँ, ठीक है। मेरे इतने एफर्ट के लिए आप मुझे अगर मोटिवेट नहीं करोगे तो आगे से मैं कोई ऐसे लेक्चर भी नहीं लाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द ऑक्यूपायर ऑफ ए फैक्ट्री हैज़ टू सबमिट डॉक्यूमेंट और बिफोर एवरी ईयर टू रिन्यूअल ए लाइसेंस फॉर ए फैक्ट्री। लाइसेंस रिन्यूअल के लिए एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, वो कब किया जाता है? 31 अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर, ठीक है, और 30 जून ऑफ एवरी ईयर, 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। देखो, लाइसेंस रिन्यूअल की बात हो रही है यहाँ। एक होता है लाइसेंस रिन्यूअल, एक होता है रिपोर्ट सबमिट, मतलब पूरे साल की रिपोर्ट सबमिट की जाती है, दो चीज़ें। पहले मैंने आपको बताया था रिपोर्ट सबमिट, तो मैंने बताया था 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर, आफ्टर 30 दिसंबर। लेकिन इसका आंसर ये है कि अगर आप लाइसेंस रिन्यूअल के लिए बात करते हो तो वो आपका जाता है 31 अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
In any case of a public emergency, the state government may, by notification in the official gazette, exempt any factory or class description of factory from all or any of the provision of this except section dash for such providence subject to such condition as it may think fit, approved that no such notification shall be made for a period exceeding 3 months at a time. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जब इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी में कौन से सेक्शन को एग्जम्प्ट किया जाता है कि वो इमरजेंसी में भी वो सेक्शन के एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, उस सेक्शन में आए लोग उसमें काम नहीं करेंगे। और ये नोटिफिकेशन 3 मंथ से एक बार में 3 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा। तो पहले तो आपको ये चारों सेक्शन पता होने चाहिए कि सेक्शन 20, 67, 60 और 53 किस में आता है। तो देखो सेक्शन 20 तो आता है स्पीटून्स में, स्पीटून्स, ठीक है, स्पीटून्स में, ये तो सेक्शन 20 में आ गया। सेक्शन 60 आता है आपका रिस्ट्रिक्शन ऑफ डबल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डबल एम्प्लॉयमेंट सेक्शन 67 में आता है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। सेक्शन 35 आता है आपका कंपनसेटरी हॉलीडे, आप कंपनसेटरी हॉलीडे कैसे दोगे, तो ये भी नहीं है। इसका आंसर है सेक्शन 67। सेक्शन 67 में चाइल्ड आते हैं, तो जब इमरजेंसी आती है तो आप चाइल्ड को इमरजेंसी, पब्लिक इमरजेंसी में काम नहीं करवा सकते, ठीक है। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन इसका कराऊंगी, क्वेश्चन नंबर 25, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है और इसका सेकंड पार्ट मैं एज सुन एज पॉसिबल लाऊंगी, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ले आऊँगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद मैं बाद में ले आऊँगी, डेफिनेटली कन्फर्म है। As per Factory Act, factory mean any premises included the premise where or more workers are working or were working on any day of the preceding 12 months and in any part which a manufacturing process is being carried on without the aid of power or is ordinarily so carried on. फैक्ट्री सेक्शन 2M में आता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। और ये कह रहा है कि कैरिड ऑन विदाउट एड ऑफ पावर, विदाउट एड ऑफ पावर काम करते तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा ऑप्शन बी 20, ठीक है। ये लेक्चर मैं यहीं फिनिश करती हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर मेरे को एडिट करने में प्रॉब्लम होगी। तो अब मैं ये देख लो आपका ये लेक्चर बचा हुआ है, ठीक है। और ये लेक्चर आपका बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये देखो, तो ये मैं आपके लिए लाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, keep learning, keep sharing and keep learning. Bye bye guys, thank you for your kind cooperation. Have a nice